गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लगातार कई क्लास के बाद आज हम पहुंचे हैं कार्यकारी प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। 1-2 मिनट का टाइम ले लेते हैं, सब लोग जुड़ जाएं। मैं आपके साथ हूं एन एकेडमी पर और बहुत एंजॉय कर रहा हूं आपके साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के उन संदर्भों पर हम डिबेट कर रहे हैं जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। और उसी तरह का एक टॉपिक है आपको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कार्यकारी प्रधानमंत्री। क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा है? क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है? या फिर किस प्रकार से एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या चीज़ हुआ और कैसे इसका हुआ? तो हमारा जो टॉपिक है आपको कार्यकारी प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, तो हम इसको कई संदर्भों में देखेंगे। मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और फर्स्ट चुनाव से लेकर अभी आपको लास्ट जो लोकसभा का जो ये इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी की गठबंधन सरकार चल रही है, और इस इलेक्शन तक अभी तक मात्र एक ही व्यक्ति हैं जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिन्होंने काम किया है, वे हैं गुलजारी लाल नंदा। तो हम इस टॉपिक में गुलजारी लाल नंदा एक बहुत He was great freedom fighter, freedom struggler, and great historian, author, economist, and he was also great politician. So these are some important feature about regarding the Gulzari Lal Nanda and as well as the active Prime Minister of India. Today we will study about the acting Prime Minister according to Constitution एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल। तो मैं देखूंगा कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चर्चा है। हम अभी जो प्राइम मिनिस्टर का सेशन चल रहा था, आपने देखा कि प्रेसिडेंट द यूनियन टॉपिक है हमारा। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 पर हम चर्चा कर रहे हैं, संविधान के भाग 5 पर चर्चा कर रहे हैं। और मैंने पहले बताया था जो कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, मतलब 12 अनुसूची। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। तो इस संदर्भ में आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमने भाग 1 पर ओवरव्यू लिया, भाग 2 पर सिटीजनशिप पर चर्चा की, भाग 3 फंडामेंटल राइट पर, और भाग 4 डीपीएसपी पर, और भाग 5 पर आप हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 5 में आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक। जिस हम पार्ट 5 पर चर्चा कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 5, जिसमें द यूनियन के बारे में चर्चा है, और इसके लिए आर्टिकल्स है 100 आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स नंबर 52 से लेकर 151 तक। तो इसमें हमने कई जितने भी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट हमने पढ़ा 52 से लेकर 62 तक आर्टिकल्स में। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 70 तक। फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा आर्टिकल नंबर 74 और 75। प्रधानमंत्री पढ़ा आर्टिकल नंबर 75। और इस तरह से अभी हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कार्यकारी प्रधानमंत्री के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो शायद आपको किसी भी बुक में नहीं मिलता होगा। तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 74 से शुरू करता हूं, और जनरली अगर एक सेंटेंस में आपको मैं बता दूं तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कार्यकारी प्रधानमंत्री की चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल्स में नहीं है, लेकिन उसको समझा जा सकता है कि कार्यकारी प्रधानमंत्री कैसे अपॉइंट हो गए, कैसे उनको प्रेसिडेंट ने शपथ दिला दिया, किस प्रकार कौन सी परिस्थितियां थी, वो कितने दिन के लिए थे,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके रिगार्डिंग क्या है। तो मैं आपको आर्टिकल्स, जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया 52 से लेकर 62 तक, वाइस प्रेसिडेंट 63 से 70 तक और 71, 72, फिर हमने आर्टिकल नंबर 73 के बारे में चर्चा किया था कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कि देश के कार्यपालिका शक्ति है ना, देश के एग्जीक्यूटिव, एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर है ना, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अर्थात केंद्र सरकार किन किन विषयों पर अपना कानून और उस पर अपना एक्सरसाइज कर सकती है। फिर हमने आपको सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद पर आया था। हमारे देश में आपने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 52 में कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होगा, और हमने ये बताया था आर्टिकल नंबर 53 में कि जो प्रेसिडेंट होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। राष्ट्रपति जो होगा, अनुच्छेद 53 यह कहता है कि जो प्रेसिडेंट होगा एज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। और प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए हमारे देश के शासन, हमारे देश के नियम कानून, रूल रेगुलेशन किसके पेन से साइन होके निकलेंगे? तो प्रेसिडेंट के साइन से। लेकिन प्रेसिडेंट जो वर्क करेगा, जो काम करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनल डन बाय, जो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान की जो कार्यशैली है जो होगी, वो सेल्फ नहीं है, स्वयं से नहीं है, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, उसके तहत वो बाउंडेड है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रेसिडेंट अपने कार्यों को कर सकता है। इसीलिए जब प्रेसिडेंट ऑटोनोमस नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 74 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति जो भी काम करेगा उस मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर करेगा। इट मींस प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है कि उनको मंत्रिपरिषद के एडवाइस, एड एंड एडवाइस, उनके सलाह से ही काम करना है। तो आर्टिकल नंबर जो 74 है, अनुच्छेद 74, आप पिछले 2 क्लास में देखिएगा, मैं लगातार उस पर लिया हूं। तो आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 74 आपको कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे पास एक मंत्रिपरिषद होगी, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice. There shall be a council of minister with prime minister, एक हमारे पास मंत्री परिषद होगी जिसका हेड क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होगा। टू एड एंड एडवाइस, ये राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए, और इसी एडवाइस के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ऐसा एडवाइस जो प्रोवाइडेड होगा, जो दिया जाएगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 74 राष्ट्रपति को बांध देता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर ही काम करेगा, और उस मंत्रिपरिषद का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। तो यानी कि किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में प्रेसिडेंट अपने आप से वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो अपने आप से वो काम नहीं करेगा। अर्थात प्रेसिडेंट को काम करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना ही चाहिए, और उसका जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक निकाय है, एक इंस्टीट्यूशन है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर बनता है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के सलाह के आधार पर काम करेगा। यानी कि प्रेसिडेंट को कोई भी एक्शन लेना है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। अर्थात कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी का डेथ हो जाए, कोई इलेक्शन हार जाए, या स्पष्ट बहुमत मिले, मेजोरिटी नहीं मिले, सरकार नहीं बन पाए, गठबंधन हो, इन एनी कंडीशंस आपको प्राइम मिनिस्टर होना ही है। देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एनी हाउ, आपको प्राइम मिनिस्टर होना ही है। तभी कोई भी आदेश, प्राइम मिनिस्टर मर गया, प्रेसिडेंट ऑर्डर ही नहीं जारी कर सकता है। क्यों नहीं जारी कर सकता है? कि उसको एडवाइस देने के लिए है नहीं, और बिना एडवाइस के प्रेसिडेंट वर्क नहीं करेगा। अगर वर्क करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, इलीगल होगा, नल हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देन
आपको जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर होना ही चाहिए। तो इसका मतलब कि किसी भी कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर को होना आवश्यक है। और यही चीज घट गई हमारे पास, जब ऐसा कोई सोचा नहीं था, लेकिन एकाएक जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जब चाइना के आक्रमण के बाद बहुत अवसादग्रस्त थे, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 की जब उनकी मृत्यु हो गई, 27 मई 1964 को जब मृत्यु हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो अब जैसे मृत्यु हो गई तो कोई डिसाइड नहीं था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बने। देर न हो, क्योंकि 1 घंटा भी ये पोस्ट खाली नहीं रह सकता। उधर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होती है और 27 मई को ही 1 घंटे के अंदर आपको गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में घोषणा हो जाता है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक 6 माह तक तो कोई भी बन ही सकता है मंत्री, और अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसको मेजोरिटी साबित करना पड़ता है। तो मेजोरिटी साबित करने के लिए तो जितना प्रेसिडेंट टाइम दे दे, लोगों ने समर्थन कर दिया और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 को वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए। प्रेसिडेंट ने उन्हें अपॉइंट किया, लेकिन कार्यकारी प्रधानमंत्री की किसी तरह से चर्चा नहीं है। अगर इनका कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनका अपॉइंटमेंट होता है तो बस वो समझ लीजिए कि आर्टिकल नंबर 74 के तहत हुआ कि भारत जो प्रेसिडेंट जो काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। इसका कतई मत समझिए कि कार्यकारी प्रधानमंत्री की चर्चा, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की चर्चा आर्टिकल 74 में नहीं है, वहां केवल प्राइम मिनिस्टर की चर्चा है। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट भी आर्टिकल नंबर 74 से नहीं किया सकता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो 75 करता है। तो उसी रूप में आपको अगर 74 और 75 को मिलाकर देखा जाए तो उस दौरान प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा की नियुक्ति हुई। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक रहे, और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और मेजोरिटी और पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उन लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाया, और इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। पूरी तरह से उन्होंने सदन में मेजोरिटी भी हासिल किया, बहुमत हासिल किया, विश्वास मत कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और विश्वास मत उन्होंने हासिल किया, और संसद लोकसभा के संसद सदस्यों का बहुमत लेकर वो प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट हुए। आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 के तहत प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंटेड किया। 75 के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो सकती है। फिर आगे चलकर एक कंडीशन, फिर एक घटना घट गई, जब ताशकंद में 11 जून को, जब ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की आज राजधानी है, जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 को, तो आपको शायद पीछे जाएगा तो 3:30 बजे रात में, मतलब 3:30 बजे भोर में गुलजारी लाल नंदा को प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया और 24 जनवरी 1966 तक चले। और इस प्रकार से कार्यकारी प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जजों की चर्चा है, कार्यकारी एक्टिंग चीफ जस्टिस। आप अगर देखिएगा आर्टिकल नंबर 26 में आपको सीधे लिखा हुआ है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में अगर जज नहीं है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की चर्चा है आर्टिकल 136, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिंग वर्ड नहीं है, एक्टिंग वर्ड नहीं है। तो जो भी उनकी अपॉइंटमेंट हुई वो आप मतलब एक तरह से राष्ट्रपति का विवेक और प्राइम मिनिस्टर का पद कोई खाली न रहे, इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाया गया। ठीक है, और फिर उन्होंने रिजाइन दिया और उसके बाद चला प्राइम मिनिस्टर का पद। इसलिए देखिए, जब लोकसभा भी जब डिसॉल्व होता है, लोकसभा का 5 साल कार्यकाल होता है, पूरी लोकसभा डिसॉल्व कराती है, भंग कर दी जाती है। लेकिन आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति कहता है तब तक कि जब तक अगली चुनाव होकर सरकार न बन जाए तब तक वो मंत्रिपरिषद कार्य करेगी, तब तक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। अगर मान लीजिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो प्रधानमंत्री भी डिसॉल्व हो गए, सब लोग हो गया, सब खत्म हो गया, तो फिर प्रेसिडेंट काम कैसे करेगा? क्योंकि आर्टिकल नंबर 74 तो यह कहता है कि प्रेसिडेंट
मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करेगा। इसीलिए लोकसभा को डिसॉल्व होने के बावजूद भी, सरकार को गिरने के बावजूद भी, लोकसभा के सभी एमपीओं का त्यागपत्र देने के बावजूद भी किसी भी कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, क्योंकि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज ऑल हिज पावर according to the suggestion, recommendation, advice of the council of minister। तो ये सिचुएशन है, तो उसको हम लोग कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर के रूप में गिनते हैं और एज ए प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री इलेक्टेड ही बनता है। और इस तरह से गुलजारी लाल नंदा एकमात्र व्यक्ति हुए जो अभी तक के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में ये अपॉइंट हुए, नियुक्त हुए। इन्होंने काम किया और इन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। एक बार जब 27 मई 1964 को लाल बहादुर की मृत्यु हो गई तब, और एक बार 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तब, और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तब। ये तो हुआ कि कार्यकारी प्रधानमंत्री और संविधान। ठीक, ऐसी स्थिति में अगर हम अब चर्चा एक बार करते हैं कि चूंकि कार्यकारी प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति बना है, गुलजारी लाल नंदा, तो हम थोड़ी सी अब इसके सेकेंड पार्ट में गुलजारी लाल नंदा के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो जनरली आपको नहीं मिलता है। गुलजारी लाल नंदा एक महान शख्सियत थे, बहुत बड़े गांधीवादी विचारधारा के थे। उन्होंने अपनी थॉट को, उनको जब पुस्तकें पढ़िएगा, एक मेरे पास पुस्तक है एक मोटी सी जो गुलजारी लाल नंदा के ऊपर 300 से 400 पेज की है, मेरे पास अभी थी, मैं कल उसको देख रहा था, उनका बायोग्राफी। तो गुलजारी लाल नंदा की एक पुस्तक थी जिस पर मैंने कल उस पर पढ़ रहा था तो देखा था, वो कई पुस्तक उन्होंने लिखा है। अप्रोच ऑफ द 5 ईयर प्लान उनकी पुस्तक है, मतलब वो पंचवर्षीय योजना का एक अप्रोच, उन्होंने अप्रोच पेपर लिखा था। इकोनॉमिक्स के इसका मतलब बहुत जानकार थे, वो प्लान इकोनॉमी के बारे में जानते थे, वो पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते थे, 5 ईयर प्लान के बारे में जानते थे। उसी प्रकार से उन्होंने एक पुस्तक है सम एस्पेक्ट फ्रॉम खादी, उन्होंने एक पुस्तक खादी के ऊपर लिखा, सम एस्पेक्ट फ्रॉम खादी। खादी से क्या मतलब एक भारतीय जनमानस का रिश्ता है, उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। उसका एक समरी आपको आप देखिएगा यूट्यूब पर, तो सम एस्पेक्ट ऑफ खादी, ये भारत के मतलब कुटीर उद्योग और स्वावलंबी भारत और एक राष्ट्रीयता और भारत के विश्व में एक ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए उन्होंने खादी पर फोकस किया था। जैसे आज कई चीजों की ब्रांडिंग है, कई चीजों का पूरा वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, ब्रिटेन के जो कल्चर है, पुलिसिंग है, वो जाना जाता है, चीन के अपने कल्चर जाने जाते हैं, जापान के अपने जाने जाते हैं, अमेरिका के अपने। उसी तरह से खादी जो था एक भारत की वैश्विक ग्लोबल, जैसे आज हमारा योगा पहचान बन गया। अगर वर्ल्ड लेवल पर योगा को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ तक लाया गया तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता था खादी को एक विश्व स्तर पर एक मतलब वस्त्र के पहचान के रूप में स्थापित किया जाता। तो उन्होंने इस खादी, इसमें सम एस्पेक्ट फ्रॉम खादी पर उन्होंने बहुत बेहतरीन चर्चा की है। किस प्रकार कुटीर उद्योग इसके बहाने डेवलप हो सकता है, किस प्रकार पूरा देश एक संस्कृति में बन सकता है, किस प्रकार एक कल्चर बन सकता है, किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हो सकता है, किस प्रकार इस खादी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन की जो संवेदनाएं हैं वो लगातार आगे तक जिंदा रह सकती हैं। इस खादी के द्वारा उन्होंने इस पुस्तक में बहुत अच्छे से चर्चा किया। अप्रोच ऑफ द 5 ईयर प्लान, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में उनकी चर्चा करता है। अप्रोच ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसमें उन्होंने हैवी इंडस्ट्री की बात की थी, जिसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे कई जो उद्योग घराने हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान में जानते हैं कि भारी उद्योगों पर, हैवी इंडस्ट्री पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोनाल्ड हेमर मॉडल का, महालनोबिस मॉडल पर उन्होंने फोकस किया था। उसका कहीं अप्रोच पेपर गुलजारी लाल नंदा को रहा था, क्योंकि आपको बता दें गुलजारी लाल नंदा बॉम्बे नेशनल कॉलेज में वो इकोनॉमी के प्रोफेसर रह चुके थे, वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और इसके साथ और भी विषयों भी सोशल साइंस के अच्छे जानकार थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था में गहन रुचि थी। उसी तरह से उन्होंने सिखों के गुरु तेग बहादुर के ऊपर लिखा, किस प्रकार वो स्वाभिमानी थे और किस प्रकार देश की जनता को स्वाभिमानी होना चाहिए। फिर उन्होंने आपको और कई किताबें लिखी हैं, मतलब अहमदाबाद कॉटन मिल के ऊपर, एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है। योजना आयोग के लगातार उपाध्यक्ष 1950 से 51, 52 से 53 और 1960 से
63 तक वो 5 जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग था उसके वाइस चेयरमैन के पद पर वो रहे। और इतने महत्वपूर्ण पद पर मैं उनका शुरू करता हूं हमारे देश के प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री का कुछ राजनीतिक जीवन कुछ शब्दों में। जैसे इनका जन्म अगर आप लीजिए जनरल स्टडी के पेपर के आधार पर, तो इनका 4 जुलाई 1898 में जन्म हुआ था। और मुझे याद है क्योंकि हम लोग उस समय इंटर में थे, तो 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। उसके पहले पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका था। 1997 में जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, मेरा मैट्रिक का परीक्षा उसी समय था, भारत रत्न की घोषणा इनको की गई। तो 1997 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, गुलजारी लाल नंदा को। और इस तरह से कृतज्ञ राष्ट्र उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। लेकिन 97 के बाद उनकी मृत्यु, ये जीते हुए, ये जिंदा रहते हुए जीवित रूप से ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया, पद्म विभूषण को प्राप्त किया। और उनकी 1998 में इनकी गुलजारी लाल नंदा की मृत्यु हुई थी। पूरा देश शोकाकुल हो गया था। 100 ईयर्स इन्होंने 100 साल, एक शताब्दी तक की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गांधीवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक आंदोलन को अपनी चेतना में बसाए हुए अपने पुस्तकों में पिरोकर उन्होंने समर्पण देश की जनता के सामने किया। और स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान कलेवर अपने दिल में संजोए हुए इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, ग्रेट पर्सनालिटी थी, कभी चकाचौंध में नहीं रहे। और 2 बार इन पर इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने 2 बार इन पर विश्वास जताया था। और ये भारत के 2 बार कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी ये प्राइम मिनिस्टर के पद और लालसा लोभ के ऊपर इनका कभी ध्यान नहीं गया, कभी महत्वाकांक्षी नहीं बने। और इस तरह से इस समाजवादी सोशलिस्ट अप्रोच के व्यक्ति थे। गुलजारी लाल नंदा गांधीवादी भी थे, गुलजारी लाल नंदा लोकतांत्रिक भी थे, गुलजारी लाल नंदा समाजवादी भी थे। और गुलजारी लाल नंदा कुटीर उद्योग के लिए थे, गुलजारी लाल नंदा अर्थशास्त्री भी थे, गुलजारी लाल नंदा स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे, गुलजारी लाल नंदा धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व के धनी थे। और उन्होंने कहा था, जब उन्होंने देखा कि राजनीति में 70-70 के दशक में राजनीति में बहुत ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन होने लगा, अपराधीकरण होने लगा, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में अपराधियों का आगमन लोकतंत्र को कैंसर के समान घातक है। ये बहुत पहले गुलजारी लाल नंदा ने लिख दिया और कई पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपनी विचार पुस्तक की। ये पुस्तक एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। इनके मरने के बाद दिल्ली में इनके ऊपर एक पेंटिंग और चित्रकला एक प्रदर्शनी लगी थी 98 में, जिसमें गुलजारी लाल नंदा के 100 साल के जीवन के ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह से उनको दर्शाया गया था, श्रद्धांजलि दी गई थी। तो गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को, पिता इनके गुलाटी लाल नंदा थे और माता ईश्वरी देवी नंदा, और पत्नी जो थी इनकी लक्ष्मी देवी नंदा थी। गुलजारी लाल नंदा इनका जन्म जो हुआ था पाकिस्तान के पंजाब जो प्रांत है उसमें सियालकोट शहर है, वो पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट शहर में इनकी जन्म हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई भी की थी, बॉम्बे से भी पढ़ाई की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनकी गहन रुचि थी, सियालकोट से वो इलाहाबाद भी चले आए थे। और इस तरह से जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो उस समय एक 18 साल युवक की तरुण वेदना इनके अंदर थी, क्रांतिकारी भावना थी। और उन्होंने पढ़ाई छोड़कर जब गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन 1920 में जब गांधी जी ने घोषणा की, तो इन्होंने उनके घोषणा पर असहयोग आंदोलन किया कि छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ दें। और राजनीति में आज आंदोलन है कि हम अंग्रेजों के स्कूल, कॉलेज, विद्यालय किसी पर से सहयोग नहीं करें। नन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया और इस असहयोग या नन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने अपनी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा छोड़कर गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बाद में इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये अपनी भूमिका निभाए और जेल भी गए। मुंबई नेशनल कॉलेज मुर्शिदाबाद अर्थशास्त्र की बाद में व्याख्याता बने। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई महीनों तक जेल में रहे। उसी दौरान अहमदाबाद में श्रमिक नेता थे, श्रमिकों की मूलभूत समस्याओं को हमेशा ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे और आजादी के बाद भी भारत सरकार के सामने रखते थे। और इसीलिए वो अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वो अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उसमें उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उन्होंने उस पर एक पुस्तक भी लिखी है उन्होंने। इस तरह से अहमदाबाद टेक्सटाइल। फिर बाद में जब इनका राजनीतिक कद बढ़ने लगा, बॉम्बे में इनकी
कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा बॉम्बे में बहुत अच्छी कार्य क्षेत्र के दौरान मुखर हुए। वहाँ पर लगातार उस समय जो गुजरात और बॉम्बे एक था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, अहमदाबाद भी बॉम्बे में ही आता था। 1960 में दोनों अलग हुआ है, तो वो वहाँ पर श्रमिक आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे और बहुत सारी आंदोलन और श्रमिकों के मांग और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और 42 में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी समय उसके ठीक पहले जब भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, 1935 इंडियन रेस्ट्रिक्टिव एक्ट 1935 और 1935 के भारत शासन अधिनियम ने एक प्रोविजन लाया था, बहुत एक रिफॉर्म लेके आया था और उस रिफॉर्म के तहत जो भारत के जितने भी प्रेसिडेंसी थे, जितने भी मतलब राज्य थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे, जितने भी राज्य थे, उसमें इलेक्शन करना था और विधानसभाओं का निर्माण करके उसमें मुख्यमंत्रियों को इलेक्ट करना था। और गुलजारीलाल नंदा उस दौरान उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बंबई विधानसभा में 1937 से लेकर 1939 तक वो विधायक रहे। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया और सेकेंड वर्ल्ड द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी राज्यों से अपने रिजाइन दे दिया, तो बॉम्बे विधानसभा के भी सभी विधायक और मुख्यमंत्री ने रिजाइन दिया। गुलजारीलाल नंदा उसमें से रिजाइन देने वाले में प्रथम व्यक्ति थे। इस तरह से उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा और लाभ के लिए कभी काम नहीं किया। फिर दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो 1947 से 50 तक पुनः बंबई की विधानसभा में रहे। गुलजारीलाल नंदा प्रथम लोकसभा के चुनाव से लगातार 5 लोकसभा के चुनाव जीतकर वो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, लगातार 5 बार। एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अटल लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रथम लोकसभा एकमात्र व्यक्ति हैं जो प्रथम लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा, अभी तो 17वीं है ना लोकसभा, तो प्रथम लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा तक एक पिछला जो अभी जो इलेक्शन हुआ है इस लोकसभा को छोड़ दीजिए तो पहली लोकसभा से लेकर और इसके पहले के लोकसभा के समस्त चुनाव में आपको लाल कृष्ण आडवाणी प्रत्येक लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और हर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। प्रथम लोकसभा से वो जीते स्तर पर रहे, लेकिन प्रथम लोकसभा लाल कृष्ण आडवाणी प्रथम लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा तक के चुनाव लड़े थे। इतनी लंबी लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले एकमात्र भारत के व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी है। शायद 17वीं में भी अगर उनको टिकट दे दिया गया होता तो शायद एक उनको समर्पण एक उनके व्यक्तित्व के लिए कुछ किया गया होता। खैर, फिर गुलजारीलाल नंदा भारत में जो नदी घाटी परियोजना 5 ईयर प्लान में तो थे ही, और सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था जो महलनोबिस मॉडल पर था जिसमें भारी उद्योगों की स्थापना, जिसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी भी थी, उसमें गुलजारीलाल नंदा ने उसमें बहुत अच्छे तरह से उसका 5 ईयर प्लान का एक अप्रोच पेपर भी तैयार किया था जिसमें कुटीर उद्योग और कृषि को भी भूमिका को उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर रखा था। फिर भारत में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत हुई जिसे नेहरू जी ने भारत के आधुनिक मंदिर के रूप में संज्ञा दी। तो उन्होंने जो अमेरिका में जो टेनेंसी रिवर वैली कॉर्पोरेशन जो है अमेरिका में जो बना हुआ 1932 इस सब के आसपास जो बना था, टेनेंसी नदी जो अमेरिका के अपलेशियन माउंटेन से टेनेंसी नदी निकलती है, और जिस तरह से बिहार में झारखंड में दामोदर नदी जिस प्रकार से पहाड़ों से ऊपर नीचे होकर दामोदर बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार का माउंटेन अपलेशियन माउंटेन अमेरिका के साउथ ईस्ट पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में, साउथ न्यूयॉर्क मैसाचुसेट्स वाशिंगटन डीसी सब जब नीचे आइएगा तो वहां पर आपको नदी है टेनेंसी नदी। वो टेनेंसी नदी मिल के मिसिसिपी मिसौरी के साथ ज्वाइंट होके वो मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन इसके पहले वो बहुत ज्यादा पहाड़ी उबड़ खबड़ क्षेत्रों से बहते हुए आगे चलती है। तो उसी टेनेंसी नदी घाटी का उन्होंने अध्ययन किया और बाद में जो यहाँ पर हमारे विश्वेश्वरैया जो भारत के बहुत बड़े इंजीनियर थे उनके साथ मिलकर नदी घाटी परियोजनाओं में गहन रूप से जुड़े रहे। और बाद में जब नेहरू सरकार जब बनी तो उसमें कई बार कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे, जिसमें श्रमिक और रोजगार मंत्रालय और एनर्जी जो आपको एनर्जी मिनिस्ट्री थी, ऊर्जा मंत्रालय, ये दोनों में कैबिनेट मंत्री के ऊपर रहे। इसके साथ साथ कई स्वतंत्र विभाग वाले मंत्रालयों को इन्होंने संभाला। काफी 1 रुपये का कभी भ्रष्टाचार का इनके ऊपर नहीं लगा। फिर उसके बाद 2 बार ये इनकी सर्वोच्च शिखर जब हुई, 2 बार 27 मई 1964 को जब नेहरू जी मरे तो ये कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्ट हुए। शपथ तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिलाया गया, लेकिन वो चूंकि उसका नेचर रहा इसलिए हमने वर्ड कर दिया कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और 9 जून 1964 को फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया, इन्होंने अपना त्याग कर दिया। फिर दोबारा जब ताशकंद में 11 जून 1964 को जब
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई। उस समय लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी मुखर रूप से आ गई थी। इंदिरा गांधी उस समय कई थे, अतुल्य घोष जो बंगाल के एक बहुत बड़े कांग्रेस के सरकारी नेता थे, मिश्रा जी गांधी जी के, इंदिरा गांधी के पीए थे, के कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और के कामराज ने ही गुलजारीलाल नंदा को, समझ लीजिए कि के कामराज का कितना बड़ा कद होगा कि के कामराज ने ही गुलजारीलाल नंदा को पहली बार भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करवाया था। और दूसरी लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद, जिस दिन मरे 11 मई को, राजनीतिक उठापहल के बीच, गहमा गहमी के बीच 3:30 बजे रात को इनको गुलजारीलाल नंदा को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करवाया गया था। तो के कामराज इतने ताकतवर थे कि आप समझ सकते हैं। और इस स्थिति में जब गुलजारीलाल नंदा प्राइम मिनिस्टर तो बन गए और 24 जून के बीच भारत में बहुत, जैसे आज आप देख रहे होंगे रात को विधायकों की अदला बदली होती है, आप ये ड्रामा हम लोग नहीं देख पाए हैं, लेकिन उस दौरान के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सबसे बड़ा नेता थे, कांग्रेस सिंडिकेट के सबसे बड़े व्यक्तित्व थे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर, वो खुद के कामराज प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। इंदिरा गांधी की महत्वाकांक्षा बहुत ही, विपुल जयकर इंदिरा गांधी की सलाहकार थी, उन्होंने बोला कि आप बनिए। के कामराज खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, बंगाल के कांग्रेस नेता अतुल घोष खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और इंदिरा गांधी स्वयं बनना चाहती थी। इस तरह से कई लोग जो थे लगातार, डीपी मिश्रा जो इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि बिना मेरे समर्थन के तो कोई प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। फिर डीपी मिश्रा ने देखा कि ये तमाम खींचपेच है, इसलिए इंदिरा गांधी को अब प्राइम मिनिस्टर के रूप में आना चाहिए। तो इस तरह से गुलजारीलाल नंदा ने त्याग कर दिया और फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आई। इस तरह से गुलजारीलाल नंदा का ये राजनीतिक महत्वपूर्ण जीवन था। वो गांधीवादी थे, वो समाजवादी थे, लोकतांत्रिक थे, धर्मनिरपेक्ष थे, स्त्री शिक्षा के समर्थक, कुटीर उद्योग के समर्थक, राजनीति में प्राधिकरण के कट्टर विरोधी थे। भारत रत्न 1997 मिला और इस तरह से मृत्यु उनकी 15 जनवरी 1998 को हो गई। धन्यवाद। अगले क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।